वेलकम स्टूडेंट्स। तो देखिए, कल अपन पढ़ रहे थे किसी मंदक पदार्थ में गतिशील न्यूट्रॉनों को मंदित करना, यानी कि न्यूट्रॉन्स की गति जो होती है, न्यूट्रॉन्स को क्या करना, उनकी मंदित करना, वेग कम करने को एज ए मंदित करना हो गया। और उनका वेग कम होगा, जैसे 92 यूरेनियम, कल भी मैंने एग्जाम्पल बताया था, यूरेनियम 238 का जब विखंडन होता है तो इसके विखंडन से जो प्राप्त न्यूट्रॉन्स हैं, उन न्यूट्रॉन्स की गति को धीमी करने के लिए इसको किसी मंदक पदार्थ में से गुजारते हैं, जिनसे इनकी ऊर्जा में क्या होती है, ऊर्जा में भी क्या हो जाएगी, मंदक पदार्थ में गुजारते हैं तो इनकी ऊर्जा में भी वृद्धि हो जाए, कमी हो जाती है और वेग भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके लिए अपन ने कल दो डायग्राम बनाए थे, उनको फास्टली थोड़ा सा बनाते हैं। U1 वेक्टर से M1 पार्टिकल जाता है, U2 0 होता है। M2 पार्टिकल के लिए ये जाने के बाद में दोनों थीटा कोण से क्या हो जाते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं। थीटा कोण की स्थिति और बना देते हैं किसी x अक्ष से दोनों, ये मान लो M1 है, ये M2 है, वेग V2 और V1, क्योंकि कल बना दिए थे डायग्राम। U2 0 ये स्थिर है और ये L फ्रेम में था, और CM फ्रेम में क्या था स्टूडेंट्स, ये M1 पार्टिकल आता है, ये M2 पार्टिकल आता है, दोनों का एक का U1 डैश है, दूसरे का वेग U2 डैश है, और ये टक्कर के बाद में दोनों एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शंस में क्या कर जाते हैं, गति कर जाते हैं। ये मान लो M1 है, ये कौन सा है, M2, वेग V2 डैश और V1 डैश। ओके, थीटा और थीटा, ठीक। तो रफली मैंने ये डायग्राम बनाए हैं क्योंकि डायग्राम के ऊपर चर्चा अपन ने कल कर ली थी। CM फ्रेम एक दूसरे के जस्ट विपरीत बनाओ इनको, M1, M2, V2 डैश, V1 डैश, थीटा कोण से और थीटा कोण से किसी अक्ष पर। ये L फ्रेम की टक्कर से पूर्व और टक्कर के बाद की कंडीशन है, और वो CM फ्रेम, ये सॉरी L फ्रेम की, L फ्रेम में बिना डैश के शो कर दिया और CM फ्रेम में डैश से वेग टक्कर से पूर्व और टक्कर के बाद में शो किए गए। अब अपन स्टूडेंट सबसे पहले पढ़ रहे हैं द्रव्यमान केंद्र का वेग। द्रव्यमान केंद्र का वेग प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में, यानी कि L फ्रेम में द्रव्यमान केंद्र जो है उसका वेग क्या होगा, VCM वेक्टर। आपने पीछे भी ये इक्वेशन पढ़ी है कि जो स्थिति की इक्वेशन होती है, RCM वेक्टर इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 द्विकण तंत्र के लिए अपॉन M1 प्लस M2 जो होती है उसका क्या कर देते हैं, अवकलन करके VCM की इक्वेशन निकालते हैं। VCM वेक्टर इक्वल टू M1 U1 वेक्टर प्लस M2 U2 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2। ओके स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 1। फिर देखिए प्रयोगशाला जो निर्देश तंत्र है उसमें U2 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 0 है, अर्थात L फ्रेम में U2 वेक्टर इक्वल टू 0 होता, तो इक्वेशन 1 से देखिए स्टूडेंट, VCM वेक्टर इक्वल टू M1 U1 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2, इक्वेशन नंबर 2। फिर देखिए माना कोई कांस्टेंट ले लेते हैं A, और उस A कांस्टेंट की वैल्यू अपन मानेंगे कि मंदक पदार्थ के परमाणु का द्रव्यमान और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। एक कोई कांस्टेंट है जिसका मान होता है, मान लो मंदक पदार्थ के परमाणु का द्रव्यमान, यानी कि M1 न्यूट्रॉन है तो मंदक पदार्थ M2 है, तो मंदक पदार्थ के परमाणु का द्रव्यमान M2 अपॉन न्यूट्रॉनों के परमाणु का द्रव्यमान m1
अर्थात ये जो कांस्टेंट अपन ने माना है a इक्वल टू m2 अपॉन m1, इसकी क्या होती है, वैल्यू होती। इक्वेशन नंबर 3 ये अपन ने कांस्टेंट मान लिया। फिर देखिए a इक्वल टू m2 अपॉन m1 है, तो इसको इक्वेशन 4 से इसी जो इक्वेशन 2 को इसके तुल्य बनो। यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, m1 को कॉमन ले लेते हैं नीचे के पार्ट में। देखिए m1 u1 वेक्टर अपॉन m1 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस m2 अपॉन m1। m1 से m1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैंसिल, और 1 प्लस m2 अपॉन m1। तो 1 प्लस m2 अपॉन m1 को क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, VCM वेक्टर इक्वल टू u1 वेक्टर अपॉन 1 प्लस m2 अपॉन m1। इक्वेशन 3 से VCM वेक्टर इक्वल टू स्टूडेंट्स u1 वेक्टर अपॉन 1 प्लस a। इक्वेशन नंबर 4, जिसको किसी कांस्टेंट a के तुल्य अपन ने चेंज कर लिया। ये तो डायग्राम एक बार श्योर रखो, ओके। अब देखिए इसको चेंज कर लिया अपन ने, VCM वेक्टर की क्या निकाल ली, वैल्यू ज्ञात। अब जो द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र है उसमें टक्कर से पूर्व कणों के वेग कितने हैं, जो द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र है उसमें देखिए टक्कर से पूर्व कणों के वेग u1 डैश है। तो आपको पता है CM निर्देश फ्रेम आपने पीछे फड़ी है, ये VCM की वैल्यू लिख लो, इसे यूज होगा इसका आपने आगे, u1 वेक्टर अपॉन 1 प्लस a, ठीक है। तो u1 डैश की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट, मैंने पीछे भी बताया था कि u1 डैश वेक्टर इक्वल टू u1 माइनस VCM। क्यों, क्योंकि जो अपना u1 वेक्टर है उसके बराबर होता है u1 डैश प्लस VCM, क्योंकि r वेक्टर इक्वल टू r डैश प्लस RCM होती है, और उसका अवकलन करने के बाद में ये इक्वेशन प्राप्त हुई है। यहां से अपन ने u1 डैश की वैल्यू निकाल ली, u1 वेक्टर माइनस VCM। तो u1 डैश की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 5 हम जानते हैं u1 डैश इक्वल टू u1 माइनस VCM। अब देखिए स्टूडेंट्स VCM की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 से, तो लिखो इक्वेशन 4 को 5 में पुट करने पर u1 डैश वेक्टर इक्वल टू u1 वेक्टर माइनस u1 वेक्टर अपॉन 1 प्लस a, ओके। सोल्व करोगे u1 डैश वेक्टर इक्वल टू 1 प्लस a, एलसीएम आ गया, तो u1 वेक्टर प्लस u1 वेक्टर a माइनस u1 वेक्टर, u1 वेक्टर से u1 वेक्टर कैंसिल हो जाएगा, u1 डैश इक्वल टू u1 वेक्टर a अपॉन 1 प्लस a, ठीक है स्टूडेंट्स। ये u1 डैश की क्या आ गई, वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 6। अब ऐसे ही किसकी वैल्यू निकालोगे, u2 डैश की। देखिए इसी प्रकार CM निर्देश तंत्र में m2 मास या m2 द्रव्यमान के कण का टक्कर से पूर्व वेग u2 डैश इक्वल टू, इसी के अनुसार क्या आ जाएगी, u2 माइनस VCM, ठीक है। तो u2 माइनस VCM जो आया है उसमें u2 की वैल्यू आपको पता है क्या है, L फ्रेम में u2 वेग कहाँ है, जहाँ डैश नहीं है वो L फ्रेम के वेग हैं। L फ्रेम में u2 वेक्टर इक्वल टू क्या है, 0 है, इसलिए u2 डैश वेक्टर इक्वल टू
माइनस VCM वेक्टर स्टूडेंट्स। इक्वेशन नंबर जो आपकी आई है 7, इस इक्वेशन 7 में VCM का मान पुट करने के लिए इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 को पुट करने पर तो देखिए स्टूडेंट्स U2 डैश इक्वल टू माइनस का U1 वेक्टर अपॉन 1 प्लस ए, ये किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स? अपने पास में इक्वेशन नंबर 8 और जो इक्वेशन नंबर 6 है वो U1 डैश और U2 डैश की वैल्यूज प्राप्त हुई है। इसी प्रकार अपन टक्कर के बाद के वेग भी ज्ञात कर सकते हैं। कौन कौन से हैं टक्कर के बाद? देखिए स्टूडेंट्स, अपना जो CM निर्देश तंत्र है, ये डायग्राम देखो, इस CM निर्देश तंत्र में टक्कर के बाद वेग क्या क्या है? V1 डैश और V2 डैश। तो देखिए इसी प्रकार CM फ्रेम में टक्कर के बाद वेग V1 डैश व V2 डैश हैं। तो देखिए V1 डैश और V2 डैश की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? जैसे अपन ने U1 डैश और U2 डैश की निकाली है, जैसे V1 डैश की वैल्यू क्या होगी बताइए? V1 वेक्टर माइनस VCM। इसी प्रकार V2 डैश वेक्टर की V2 वेक्टर माइनस VCM वेक्टर। तो ये टक्कर के बाद वेग आ गए CM फ्रेम की इक्वेशन नंबर 9 जो है। अब देखिए इक्वेशन जो 9 है हम जानते हैं 8 और 9 से, या टक्कर से पूर्व और टक्कर के बाद संवेग क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए CM फ्रेम में। लिखोगे CM शून्य संवेग निर्देश तंत्र कहते हैं ना CM निर्देश तंत्र को। CM निर्देश तंत्र को शून्य संवेग निर्देश तंत्र भी कहते हैं। अर्थात टक्कर से पूर्व तथा टक्कर के बाद संवेग शून्य होना चाहिए। कंडीशन अपने को पता है टक्कर से पूर्व की, जैसे M1 U1 डैश प्लस M2 U2 डैश, ये तो हो गई टक्कर से पूर्व की। टक्कर से बाद की M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन से क्या लिख सकते हो? देखो M1 U1 डैश है वो इक्वल है M2 U2 डैश के, और M1 V1 डैश है इक्वल लिख सकते हो M2 V2 डैश के नेगेटिव में। ठीक है, यानी कि U1 डैश इक्वल है V1 डैश के, अर्थात पीछे अपन ने पढ़ा भी है ये U1 डैश वेक्टर इक्वल टू V1 डैश वेक्टर व U2 डैश वेक्टर इक्वल टू V2 डैश वेक्टर। यानी कि वेग के जो परिमाण है वो परिवर्तित नहीं होते हैं, अपन ने पीछे ही पढ़ा है। तो ये चीज़ लिखोगे U1 डैश इक्वल टू V1 डैश दिख रहा होगा, और U2 डैश इक्वल टू V2 डैश। अर्थात वेग के परिमाण अपरिवर्तित रहते हैं लेकिन दिशा परिवर्तित हो जाती है, लेकिन दिशा परिवर्तित हो जाती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अपने पास में जो इक्वेशन नंबर थी U2 डैश और V1 डैश की जो मानी थी, यहाँ से V1 की वैल्यू निकाल सकते हो। बताओ क्या वैल्यू आएगी इक्वेशन 9 से? V1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो? देखिए V1 डैश प्लस VCM। इक्वेशन नंबर 9 से लिख दिया V1 डैश प्लस VCM। अब अपने को पता है, हम ये जानते हैं, अभी जाना है कि V1 डैश के इक्वल होता है U1 डैश। वेग के परिमाण समान होते हैं CM फ्रेम के लिए। तो V1 वेक्टर इक्वल टू U1 डैश वेक्टर प्लस VCM वेक्टर, U1 डैश वेक्टर प्लस VCM वेक्टर। अब देखिए जो इक्वेशन नंबर 10 आई है, इस 10 का वर्ग करो। 10 का वर्ग करने पर
देखिए स्टूडेंट्स, v1 स्क्वायर इक्वल टू, इसका वर्ग करोगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, u1 डैश स्क्वायर प्लस vcm स्क्वायर प्लस 2u1 डैश प्लस डॉट vcm, 2u1 डैश डॉट vcm वेक्टर। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया अपन ने दोनों का। इसको लिखना चाहो तो ऐसा लिख दो थोड़ा सा कोष्टक में, ठीक लगेगा, तो u1 डैश डॉट vcm। अब इक्वेशन 2 के अनुसार देखिए अपने पास में 2 है या 3 है, अपनी u1 डैश की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, vcm की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, और u1 डैश और vcm की यहाँ भी। अपने को पता है u1 डैश की कितनी वैल्यू आई थी अपने पास में, u1 वेक्टर a अपॉन 1 प्लस a। ठीक है, इक्वेशन 3 होगा मेरे ख्याल से, और ये इक्वेशन 4 अपने पास में vcm की वैल्यू थी ही। तो अपन वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 3 व 4 से, 3 व 4 से वैल्यू पुट करो स्टूडेंट्स। v1 स्क्वायर इक्वल टू u1 डैश का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, u1 वेक्टर a अपॉन 1 प्लस a का स्क्वायर, फिर देखिए vcm स्क्वायर प्लस का, vcm की वैल्यू है u1 अपॉन 1 प्लस a, तो लिखोगे u1 वेक्टर अपॉन 1 प्लस a का स्क्वायर प्लस 2 u1 डैश की, u1 वेक्टर a अपॉन 1 प्लस a डॉट vcm की u1 वेक्टर अपॉन 1 प्लस a। ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ गया u1 डैश की और vcm की। ये टोटल इक्वेशन अपने को v1 स्क्वायर की प्राप्त हुई है। इसको सॉल्व करेंगे, 1 मिनट। अब देखिए इसको सॉल्व करोगे अपन तो देखिए स्टूडेंट्स, v1 स्क्वायर इक्वल टू ये 1 प्लस a का स्क्वायर, ये 1 प्लस a का स्क्वायर, नीचे ये 1 प्लस a इंटू 1 प्लस a, ये भी क्या हो जाएगा 1 प्लस a का स्क्वायर। तो टोटल इक्वेशन में जो नीचे का पार्ट है वो अपना क्या है, 1 प्लस a का स्क्वायर है। ऊपर देखिए u1 स्क्वायर a स्क्वायर लिख सकते हो इसे, u1 स्क्वायर a स्क्वायर, फिर प्लस u1 स्क्वायर लिख सकते हो इसे, फिर देखो ये क्या हो गया a u1 स्क्वायर। ठीक है, a u1 स्क्वायर हो जाएगा, बट 2 भी साथ है, 2a u1 स्क्वायर प्लस 2a u1 स्क्वायर। ओके, यही वैल्यू है 2a u1 स्क्वायर। अब देखिए इन तीनों में क्या कॉमन है, u1 स्क्वायर कॉमन है, तो v1 स्क्वायर इक्वल टू u1 स्क्वायर, फिर देखिए a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 अपॉन 1 प्लस a का स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये जो ऊपर का पार्ट है वो भी क्या है, u1 स्क्वायर, ये भी 1 प्लस a का क्या है, होल स्क्वायर है, अपॉन ये भी 1 प्लस a का होल स्क्वायर। ये दोनों क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, कैंसिल हो जाएंगे। v1 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, u1 स्क्वायर, या आप कह सकते हो v1 इक्वल टू u1। देखिए अपन ने सीएम फ्रेम के लिए u1 डैश इक्वल टू v1 डैश सिद्ध किया था, इसी प्रकार v1 इक्वल टू u1, यानी कि एल फ्रेम में भी वेग के जो परिमाण है, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में भी वेग का परिमाण समान ही रहता है। अर्थात एल फ्रेम में भी वेग के परिमाण अपरिवर्तित रहते हैं। वेग के परिमाण जो हैं वो एल फ्रेम में भी परिवर्तित नहीं होते हैं। अब अपनी जो इक्वेशन थी, ये वाली जो इक्वेशन अपन ने मानी थी, उस इक्वेशन को दोबारा से एक बार और सिद्ध करेंगे कि द्रव्यमान केंद्र और जो VCM है मान रहे हो, और जो U1 है, उनके बीच में यदि कोण थीटा, ये इक्वेशन क्या थी अपनी, v1 स्क्वायर इक्वल टू u1 डैश स्क्वायर, जस्ट पीछे की इक्वेशन, प्लस VCM स्क्वायर प्लस 2 u1 डैश डॉट VCM वेक्टर, ये इक्वेशन थी ना। तो इस इक्वेशन में कह रहा है कि ये जो आपका u1 डैश है और जो द्रव्यमान केंद्र है, जो सेंटर ऑफ मास, तो ये चल रहा है, जैसे मान रहा है इसने कि ये VCM की कंडीशन हो, और इन दोनों के बीच के अंदर अगर कोण थीटा पूर्व की कंडीशन में ही,
तो लिखोगे इस इक्वेशन के बाद में। हम जानते हैं ये इक्वेशन दोबारा से लिख के कि यदि u1 डैश वेक्टर व VCM के मध्य कोण थीटा हो तो V1 स्क्वायर इक्वल टू U1 डैश स्क्वायर प्लस VCM स्क्वायर प्लस 2 U1 डैश VCM cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, cos ऑफ थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, वापस से इनकी वैल्यू पुट कीजिए यहाँ वाली U1 डैश की VCM की, फिर देखिए V1 स्क्वायर इक्वल टू U1 डैश की वैल्यू लिखोगे इक्वेशन 3 व 4 से, ठीक है। इक्वेशन 3 और 4 से जो वैल्यू है वो पुट करेंगे दोबारा से एक बार। V1 स्क्वायर इक्वल टू U1 डैश की वैल्यू क्या है, U1 वेक्टर A अपॉन 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस VCM का U1 अपॉन 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2 U1 डैश U1 A अपॉन 1 प्लस ए, U1 अपॉन 1 प्लस ए कॉस ऑफ थीटा। ओके, कॉस थीटा को ऐसे कैसे लिख दिया। अब इनको आगे सॉल्व करो। V1 स्क्वायर इक्वल टू स्टूडेंट्स वही नीचे का पार्ट क्या है अपना 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, ये क्या है U1 स्क्वायर ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा प्लस U1 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा प्लस 2a U1 स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, 2a U1 स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। फिर देखिए V1 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए इनमें सब में क्या है U1 स्क्वायर कॉमन है, a स्क्वायर प्लस 2a कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ए का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2a कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ए का स्क्वायर, और U1 स्क्वायर इसके साथ में है ही। ये किसकी वैल्यू आ रही है, V1 स्क्वायर की, ठीक है। अब जो टक्कर के बाद की जो कंडीशन है अपनी, यानी कि प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में न्यूट्रॉन की जो टक्कर के बाद व टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा का अनुपात निकाल रहे हैं अपन, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का जो अनुपात है वो क्या वैल्यू आती है उसकी, तब अपन ने ये cos थीटा माना था, यानी कि गतिज ऊर्जा का अनुपात। तो आप लिखोगे एल फ्रेम में टक्कर से पूर्व न्यूट्रॉनों के लिए, ये भी लिखना, देखो एल फ्रेम में जो न्यूट्रॉन्स है, न्यूट्रॉनों की टक्कर के बाद व टक्कर के पूर्व गतिज ऊर्जा अनुपात। देखें स्टूडेंट्स कैसे, यानी कि ई के फाइनल गतिज ऊर्जा टक्कर के बाद फाइनल, और गतिज ऊर्जा जो ई के है, जो ई के है वो टक्कर से पूर्व इनिशियल इक्वल टू क्या होती है, देखिए स्टूडेंट 1/2 m1 V1 स्क्वायर टक्कर के बाद, तो केवल न्यूट्रॉनों की, मंदक पदार्थ की नहीं, केवल न्यूट्रॉनों की, 1/2 m1 V1 स्क्वायर अपॉन 1/2 m1 U1 स्क्वायर, 1/2 m1 से 1/2 m1, क्योंकि केवल न्यूट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का अनुपात ज्ञात कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन U1 स्क्वायर, ई के एफ अपॉन ई के आई के लिए, तो वो समीकरण 11 से अपन वहाँ वैल्यू पुट करेंगे, तो ई के एफ फाइनल अपॉन के इनिशियल इक्वल टू V1 स्क्वायर की क्या वैल्यू है, देखिए a स्क्वायर प्लस 2a कॉस थीटा प्लस 1 U1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए का स्क्वायर, ये तो क्या है V1 स्क्वायर की वैल्यू ही है, अपॉन नीचे क्या है डॉट U1 स्क्वायर और है, U1 स्क्वायर से U1 स्क्वायर कैंसिल, तो ई के फाइनल एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी की जो टक्कर से पूर्व है वो आ गया a स्क्वायर प्लस 2a कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ए का स्क्वायर। ये जो इक्वेशन आया है इसके हिसाब से अपन थीटा की वैल्यू के आधार पर डिपेंड करेंगे कि वैल्यू क्या आएगी।
अब देखिए जो इक्वेशन नंबर 12 है इसमें स्थिति पढ़ेंगे। इक्वेशन 12 के लिए स्थिति फर्स्ट लिखोगे आप कि यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो बताओ क्या वैल्यू आएगी, फाइनल अपॉन जो इनिशियल टक्कर से पूर्व और बाद एनर्जी है वो a² प्लस 2a प्लस 1, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस a का स्क्वायर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, अर्थात वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अर्थात क्या कह सकते हो कि फाइनल जो है टक्कर के बाद जो एनर्जी है वो टक्कर से पूर्व एनर्जी के क्या होगी, बराबर होगी। अर्थात थीटा इक्वल टू 0 पर टक्कर के बाद और टक्कर से पूर्व, टक्कर के बाद जो दिशा है वो परिवर्तित नहीं होती है। फिर देखिए कंडीशन जो सेकंड है, वो सेकंड कंडीशन क्या कह रही है कि यदि थीटा इक्वल टू पाई हो, स्थिति सेकंड क्या है, यदि थीटा इक्वल टू पाई हो तो क्या वैल्यू आएगी इसकी, एनर्जी जो फाइनल है और एनर्जी जो इनिशियल है उसका अनुपात a² पाई की वैल्यू -1 होती है cos में, तो -2a प्लस 1 अपॉन 1 प्लस a का स्क्वायर क्या आ जाएगा ये, अर्थात 1 माइनस a का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a का स्क्वायर। ओके, तो क्या कह सकते हो कि टक्कर के बाद दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करेंगे, अर्थात माइनस में आएगी ना, यहाँ माइनस कॉमन लोगे, कैसे ई के फाइनल अपॉन जो के इनिशियल है उसकी वैल्यू क्या कर सकते हो माइनस का 1 प्लस a का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a का स्क्वायर, यानी कि -1, तो के फाइनल इक्वल टू माइनस का के इनिशियल, या के इनिशियल इक्वल टू क्या कह सकते हो माइनस का के फाइनल। अर्थात टक्कर के बाद दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं। फिर देखिए स्थिति थर्ड ये कह रही है कि जो आपका के फाइनल और के इनिशियल स्थिति सेकंड से आया है कि 1 माइनस a का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a का जो स्क्वायर है उसमें यदि a इक्वल टू जो m2 अपॉन m1 है उसके बराबर 1 हो, तो दोनों के द्रव्यमान का जो अनुपात है वो इक्वल टू 1 हो, तो जो E के फाइनल है उसकी वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, 0 वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अर्थात टक्कर के बाद न्यूट्रॉन की जो ऊर्जा है, फाइनल में टक्कर के बाद न्यूट्रॉन की जो ऊर्जा है वो क्या प्राप्त होती है, 0 प्राप्त होती है। टक्कर के बाद न्यूट्रॉनों की ऊर्जा 0 प्राप्त होने का मतलब समझ गए, अर्थात टक्कर के बाद न्यूट्रॉन की ऊर्जा 0 प्राप्त होती है। अर्थात न्यूट्रॉनों का जो वेग है वो मंदक पदार्थ के द्वारा पूर्णतः है, न्यूट्रॉनों का वेग मंदक पदार्थ के द्वारा पूर्णतः कम किया जा सकता है। जब एनर्जी ऊर्जा का मान 0 हो जाएगा तो वेग जो है पूर्णतः कम किया जा सकता है। तो जो अपना टॉपिक है कि मंदक पदार्थ द्वारा न्यूट्रॉनों के वेग को कम करना, वो क्या है, राइट हो गया, क्योंकि वेग अपन बिल्कुल 0 कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।